डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सजाद शफीक हियर। हम पढ़ रहे थे इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। तो आज हम बेसिकली फाइलम स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होती है एनिमल्स में, और उसमें हमने मोस्ट एडवांस्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें से हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम पोरिफेरा। पोरस मीन्स पोर एंड फीरा मीन्स टू बेयर, एनिमल्स बियरिंग पोर्स। तो जिन एनिमल्स में पोर्स होते हैं उन्हें हम फाइलम पोरिफेरा में रखते हैं। तो इसको हम थारोली पढ़ेंगे। इसमें हमने कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे इस फाइलम को। उसमें हमारे पास सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स हैं कि फाइलम पोरिफेरा में क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देन हम देखेंगे कि फाइलम पोरिफेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं या फाइलम मेंबर्स हैं उनमें जो फेमस है वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे। उसके साथ साथ हम इनमें देखेंगे सेल टाइप्स की, जो इनकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, बॉडी कैसे बनी हुई है, तो उसमें सेल टाइप्स देखेंगे, बॉडी वॉल देखेंगे, स्केलेटन देखेंगे। अगर इन चीजों को हम देखें, सेल टाइप्स मेन स्पॉन्जेस में ओनली सेल होती है, उसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती और ना ही ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो हम देखेंगे कि ये बेसिकली जो लूजली एसोसिएशन ऑफ सेल्स है फाइलम पोरिफेरा में, उनमें सेल कितनी टाइप्स के हैं, उनकी बॉडी वॉल कैसी है, एक्सटर्नल बॉडी वॉल कैसी है इनकी, और क्या स्केलेटन होता है, अगर होता है तो कैसा होता है, ये अब देखेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि अगर ये फिल्टर फीडिंग एनिमल्स हैं कि ये पानी में जो न्यूट्रिएंट्स इनके लिए आते हैं या फीडिंग आती है उससे खुराक हासिल करते हैं, तो इनमें एक फीचर होना चाहिए जिसे वाटर करंट कहते हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें जो फेमस टाइप्स हैं एनिमल्स की वो कौन कौन सी हैं। एस्कॉन है, साइकॉन है और ल्यूकेन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस फंक्शन, कि इनको खुद को मेंटेन रखने के लिए क्या जरूरी है, इनको न्यूट्रिशन चाहिए उसके लिए, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन जरूरी है, उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन। देन हम लास्ट इसका टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, और हम देखेंगे कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। दी पोरिफेरा आर स्पॉन्जेस। हमें पता है कि फाइलम पोरिफेरा की जो मेंबर्स हैं उन्हें हम स्पॉन्जेस कहते हैं। दे आर प्राइमरीली मेरीन एनिमल्स। ये सिर्फ और सिर्फ मेरीन में रहते हैं, ना ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और ना ही ये ग्रासलैंड, टेरेस्ट्रियल रीजन या डेजर्ट में ये कहीं नहीं रहते, सिर्फ और सिर्फ मेरीन है, समंदर में रहते हैं। देयर आर 9,000 स्पीशीज ऑफ स्पॉन्जेस। जब भी हम एनिमल्स का एक ग्रुप पढ़ते हैं, खासतौर पर फाइलम पढ़ते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि इस फाइलम में एनिमल्स के कितने मेंबर्स हैं। तो वो देख रहे हैं हम ऑलमोस्ट 9,000 स्पीशीज हैं कि फाइलम पोरिफेरा में। तो देयर आर फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम पोरिफेरा। इनके करेक्टरिस्टिक्स ये हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स। हमने पढ़ा था कि जो प्रोटिस्ट्स होते हैं उनमें कॉलोनीज ऑफ सेल्स होती हैं, सेल्स कॉलोनीज बनाते हैं। दरअसल वो मिलकर तो रहते हैं लेकिन हर सेल अपना फंक्शन करता है, वो एक दूसरे के साथ परमानेंटली अटैच नहीं होते और ना ही वो टिश्यू बनाते हैं। दरअसल स्पॉन्जेस में सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, मिलकर काम भी करते हैं, लेकिन टिश्यू नहीं होते। ना इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ना इनमें ऑर्गन बनते हैं, ना ही ऑर्गन सिस्टम होता है। इनमें सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। इसके साथ साथ ये सेल्स लूजली अटैच भी होते हैं, मिलकर काम भी करते हैं, लेकिन ये टिश्यू की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरते, इसलिए इनको हम टिश्यू नहीं कहते। दे आर एसिमेट्रिकल, और इनमें टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। दे वेरी इन साइज। इनका साइज वेरी करता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। वेरी इन साइज फ्रॉम लेस देन अ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से भी छोटा पॉसिबल है, टू अ मैस दैट कैन फिल योर आर्म, के और ये इतना बड़ा भी होता है कि आपका बाजू देखें आप,
खुदा ना खास्ता अगर किसी का बाजू फ्रैक्चर हो जाता है तो उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो ऐसे देख लें कि वो प्लास्टर अगर किसी बाजू पर चढ़ा हुआ इमेजिन कर लें, तो अगर हम किसी स्पॉन्जेस में उसकी गहराई जज करने के लिए उसको सर्जिकली ऑब्जर्व करें, अपना हाथ उसके अंदर डाल दें, तो हम देखेंगे कि उसकी मैक्सिमम जो लेंथ होगी वो पॉसिबली इतनी हमारे आर्म जितनी ही पॉसिबल है, इससे बड़ा स्पॉन्ज नहीं है। दे आर एसिमेट्रिकल, तो इनमें कोई सिमेट्री नहीं है, नो सिमेट्री, ना रेडियल है ना बाइलेटरल है, ये वेल एडवांस्ड नहीं है। दरअसल एनिमल्स की जो एवोल्यूशन हुई तो उनमें जो सबसे पहला एनिमल ग्रुप है वो है ही फाइलम पोरिफेरा। तो उसके बारे में बात करें, इनमें सिमेट्री नहीं है, लेकिन अगर सिमेट्री हो भी सही, एज अ होल स्पॉन्ज की कोई सिमेट्री नहीं है, लेकिन इसके सब यूनिट्स को अगर एज अ हम देखें तो उनकी सिमेट्री थोड़ी सी मैच करती है रेडियल सिमेट्री से। तो ये पॉइंट बहुत गौर तलब है। आप ये सुन लें बात कि जब भी पीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, अगर तो स्पॉन्जेस के लिए एसिमेट्रिकल ऑप्शन आ जाए और रेडियल भी आ जाए तो आपने एसिमेट्रिकल चूज करना है, लेकिन अगर एसिमेट्रिकल नहीं है और रेडियल है तो आप रेडियल भी क्लिक कर सकते हैं और वो बिल्कुल ठीक होगा। तो जब हम पोरिफेरा के एनिमल मेंबर्स की बात करते हैं, उनमें हम देखते हैं कि किन सेल टाइप से बने होते हैं। तो दरअसल ये 3 टाइप्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं, तो जिनमें हमारे पास पिनेकोसाइट्स हैं, मेसेनकाइमा सेल्स हैं, देन हमारे पास क्वेनोसाइट्स हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पर इसकी वजाहत पढ़ेंगे। दे हैव सेंट्रल कैविटी और स्पोंजोसील। तो इनमें हमने पढ़ा था कि जब एफएससी के लेक्चर्स देखते हैं या उसके अलावा हम एडीएस में भी पढ़ते हैं कि दरअसल स्पॉन्जोसील स्पॉन्जेस की बॉडी कैविटी तो है ही, लेकिन वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, नॉट एलिमेंट्री कैनाल। तो अजान हो रही है, दरअसल मैंने अजान पहले सुन ली है तो इसलिए मैंने लेक्चर कंटिन्यू रखा हुआ है। तो देन पॉइंट 5, दे हैव सेंट्रल कैविटी और स्पोंजोसील। इनमें स्पोंजोसील है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, कैविटी विद वन ओपनिंग नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इन इन स्पोंजेस, दैट्स व्हाई नोन एज स्पोंजोसील। दिस कैविटी may be divided into series of branching chambers। लाजमी नहीं है कि एक ही कैविटी बॉडी के अंदर है जिसे हमने गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कह दिया, लेकिन वही एक कैविटी मजीद डिप्रेशंस बना सकता है, चैम्बर्स बना सकता है, इसलिए हम इसको सीरीज ऑफ ब्रांचिंग चैम्बर्स तक एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड कर रहे हैं लफ्ज मैं फिर से यूज कर रहा हूं कि यही स्पॉन्जोसील एक्सटेंड होकर कुछ चैम्बर्स भी बनाती है। वाटर सर्कुलेट्स थ्रू दीज चैम्बर्स फॉर फीडिंग। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा, जिससे इनकी फीडिंग प्रॉपरली और बहुत अच्छे से होगी। तो स्पॉन्जेस में न्यूमरस पोर्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल। तो जो हमारे पास स्पॉन्जेस हैं इनकी बॉडी पर पोर्स होते हैं। तो आपने प्रीवियस नॉलेज है आपके पास, इसके साथ साथ मैं रिवाइज कर दूं कि स्पॉन्जेस की बॉडी पर मैनी और लॉट ऑफ पोर्स होते हैं। वो पोर्स होते हैं जहां से मेरीन वाटर बॉडी के अंदर इंटर होता है, उन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। और ऑस्टिया प्लूरल वर्ड है जो सब पोर्स के लिए कॉमनली यूज हो रहा है, लेकिन अगर हम एक पोर की बात करेंगे तो वो ऑस्टियम कहलाएगा। तो लफ्ज ऑस्क्यूलम ये कहां से आ गया, तो इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं, डायग्राम देखते हैं। तो हमारे पास आप देखें कि ये जो पोर्स हैं, ये जितने भी पोर्स हैं, ये जो हमें नजर आ रहे हैं और मेरा एरो का निशान जहां पे जा रहा है, ये सारे के सारे वो बॉडी पोर्स हैं जो एक्सटर्नल बॉडी पर अवेलेबल है, सरफेस पर मौजूद होते हैं। और यहाँ से मैरीन वाटर इंटर होता है बॉडी के अंदर, और इसमें फूड है, इसमें फूड है, और ये सब पोर्स से यहाँ से फूड दाखिल होता है इसमें। और जब इसमें से फीडिंग हो जाती है तो वाटर का इसका जो बैक थ्रो पास पैसेज है वो नहीं है, वापसी का यहाँ कोई रास्ता नहीं है, ओनली वन डायरेक्शन वाटर मूवमेंट है। तो बहुत से पोर्स से पानी
इसके अंदर दाखिल तो हो जाता है, लेकिन इसको यहां से लीव होने के लिए सिर्फ एक ओपनिंग है जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं। दे हैव नो टिश्यू और ऑर्गन, इनमें ना कोई टिश्यू है और ना ही ऑर्गन है, और ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी। तो हमने स्केलेटन की भी बात की थी। स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ स्पैक्यूल्स, तो इनमें दरअसल कांटे होते हैं। तो हाँ जी, इनमें कांटे होते हैं, तो इन्हें हम स्पैक्यूल्स कहते हैं, थ्रोन्स भी कह सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट। आप सबको एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, एज अ जोलॉजी स्टूडेंट ये बात पता होनी चाहिए कि नर्वस सिस्टम कभी भी किसी नॉलेज में, किसी एनिमल में हम तब काउंट करेंगे जब उसमें डिफरेंशिएटेड नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होंगी। तो इनमें सबसे मेजर कौन सी हैं आपको पता है? सेंसरी, इंटर एंड मोटर न्यूरॉन्स जो 3 टाइप्स हैं, और जिन एनिमल्स में ये डिफरेंशिएटेड हैं उन्हें हम कहते हैं कि इनमें नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है। लेकिन जिनमें नहीं है, चाहे उनमें न्यूरो सेंसरी सेल्स हैं जो एज अ सेंस वर्क कर रहे हैं। एनिमल में सेंस है, वो अपने प्रे को भी डिटेक्ट कर सकता है और अपने उसके साथ साथ प्रीडेटर को भी डिटेक्ट कर सकता है, उसमें सेंस है, लेकिन एज अ यूनिट है। उनमें नर्वस सिस्टम नहीं है, डिफरेंशिएटेड न्यूरॉन नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नर्वस सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, लेकिन न्यूरोसेंसरी सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये सेंस कर सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग। तो इनमें बडिंग से होती है। आपको पता है कि एनिमल का कोई बॉडी पार्ट उनसे अलग हो जाए और वो किसी भी सबस्ट्रेट से अटैच होकर, किसी भी सरफेस से अटैच होकर खुद ग्रोथ शुरू कर दे, इसको बडिंग कहते हैं। दे आर हर्मेफ्रोडाइट्स। तो आपको पता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जब खास तौर पर उनकी डेवलपमेंट हो रही हो, तो ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स जिनमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक ही इंडिविजुअल में या एक ही बॉडी में हो, उन्हें हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। देन लार्वी आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो लार्वी तो बनेगा, एनिमल की डेफिनेशन भी है कि लार्वी बनेगा। और अगर आपको याद हो तो हमने आज से कुछ दिन पहले जो फिजिकल लेक्चर पढ़ा था, उसमें अगर आप लोगों को याद हो तो हमने डेवलपमेंट पढ़ी थी कि दरअसल जब एनिमल की डेवलपमेंट होती है तो उनमें स्टेजेस कौन सी होती हैं? तो दरअसल उनमें स्टेजेस होती हैं, देन हमने कहा था सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उनमें फर्स्ट स्टेज फर्टिलाइजेशन होती है, देन सेकंड स्टेज क्लीवेज होती है, देन गैस्ट्रुलेशन होती है और ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। लेकिन आपको ये भी याद है कि हमने ये पढ़ा था इन मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप विच इज डिट्यूरियोस्टोम्स। देन और हम ये कह रहे हैं कि पोरीफ्रा के एनिमल्स में तो ऑर्गन है ही नहीं, टिश्यू है ही नहीं। जब उनमें ये है ही नहीं तो दरअसल इनमें ऑर्गेनोजेनेसिस होगी ही नहीं, और इनमें डेवलपमेंट सिर्फ गैस्ट्रुलेशन तक हो जाएगी, जिसके बाद लार्वा बनेगा। लार्वा से एक एडल्ट स्पोंज बनेगा जिसमें ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं होगी, ऑर्गन नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं बनेगा, क्योंकि जो सेल कि ग्रुप ऑफ सेल्स की प्रोडक्शन है वो गैस्ट्रुलेशन तक हो जाती है, और स्पोंजेस इज अ लूजली अटैच ग्रुप ऑफ सेल्स है जो मिलकर काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो ना टिश्यू है, ना ऑर्गन है, ना ऑर्गन सिस्टम है। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस पिक्चर को गौर से देखें सब स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं, खास तौर पर हम उन लेबलिंग्स को देखें जिनको हमने चेक इन किया हुआ है। तो सबसे पहले स्पॉन्जोसील। मैंने आपको कहा कि एक ही गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और स्पॉन्जेस में ये कैविटी स्पॉन्जोसील कहलाती है। और इसके साथ साथ इनमें अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ पोर्स होते हैं। हर पोर को ऑस्टियम कहते हैं जो कि एक सिंगुलर है। लेकिन कलेक्टिवली अगर हम इन सब पोर्स की बात करें तो ये ऑस्टिया कहलाएंगे। और सिंगल ओपनिंग जहां से वाटर बाहर की तरफ इजेक्ट होता है जब फीडिंग मुकम्मल हो जाती है, इससे ऑस्क्यूलम कहते हैं, ऑस्क्यूलम कहते हैं। लेकिन आप गौर से देखें, ये स्पाइक्यूल जहां लिखा हुआ है तो इनमें ये थ्रोन बना हुआ है, ये हमारे पास कांटा बना हुआ है, और ये लॉट ऑफ नंबर्स होते हैं यहाँ पर। तो इसी को देखते हैं।
लेकिन इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं तो इसको भी हम देखते हैं। और बहुत सी ये सारी आसान चीजें, आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसमें हमारे पास कोएनोसाइट्स, देन अमीबॉयड सेल्स, मेसोहिल, पिनेकोसाइट, इसको अभी हम वजाहत से पढ़ते हैं तो आपको ये समझा देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आप देख रहे हैं लेबलिंग में जो फिग 1 दी हुई है, मॉर्फोलॉजी ऑफ अ सिंपल स्पॉन्ज। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? स्ट्रक्चर को कहते हैं। आपने पढ़ा हुआ है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में। इसी तरह बॉडी वॉल ए एंड बी क्वेनोसाइट, और क्वेनोसाइट्स का एक क्वेनोसाइट दिखाया गया है। दरअसल ये इसी बॉडी के अंदर है, और कहां से बड़ा करके दिखाया गया है? ये इसकी इस रीजन से, सिर्फ जहां पे ये दायरा लगा हुआ है यहां से इसको बड़ा करके दिखाया गया है। मेरे पास इसकी कलर्ड पिक्चर है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन हम इसको टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। सेल टाइप्स, के इनकी बॉडी में सेल्स की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं, और इसके साथ साथ बॉडी वॉल कैसी है, एंड स्केलेटन्स, और अगर है कैसा है। हमने कहा स्पैक्यूल्स होते हैं। ओके, स्पॉन्जेस हैव सिंपल बॉडीज, सादा बॉडीज है स्पॉन्जेस की, बिल्कुल सादा है। क्यों सादा है? ना इनमें टिश्यू लेवल है, ना ऑर्गन लेवल है, ना ही ऑर्गन सिस्टम लेवल है। बट स्टिल स्पॉन्जेस आर मोर देन कॉलोनीज ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्स। अब ये फीचर किसका है? आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि ये फीचर्स प्रोटिस्ट्स का होता है, कि वो कॉलोनीज होती हैं सेल्स की, इंडिपेंडेंट सेल्स की। दरअसल स्पॉन्जेस भी तो कॉलोनीज ऑफ सेल्स है, लेकिन डिपेंडेंट है। ये एक दूसरे के डिपेंडेंट है। प्रोटिस्ट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, कॉलोनी तो बनाते हैं लेकिन हर सेल अपना फंक्शन करता है। लेकिन स्पॉन्जेस में सेल्स एक दूसरे के साथ कॉलोनी भी बनाते हैं और डिपेंडेंट भी होते हैं। और आपको पता है कि डिपेंडेंट किसे कहते हैं? एक दूसरे पर इन्हिसार को कहते हैं। इंडिपेंडेंट, फ्री, एक दूसरे पर इन्हिसार ना होना। दरअसल स्पॉन्जेस आर मोर देन कॉलोनीज ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्स। ये एडवांस्ड है उन प्रोटिस्ट से जो इंडिपेंडेंट सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये कॉलोनीज हैं सेल्स की, सिमिलर टू प्रोटिस्ट, बट दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। The sponges also have specialized cell. Sponges के पास specialized cells होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। Therefore, division of labor is present in them. ये differentiated हैं। सेल्स को पता है कि उन्होंने फंक्शन करना है और मिलकर भी कर सकते हैं, लूजली अटैच भी हैं, मिलकर फंक्शन भी कर सकते हैं, और एक दूसरे के डिपेंडेंट है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द फाइलम पोरिफेरा। तो फाइलम में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिनेकोसाइट्स के बारे में। पिनेकोसाइट्स आर थिन वॉल्ड एंड फ्लैट सेल्स, बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, और फ्लैट सेल्स होते हैं जी, और थोड़े से उभरे हुए होते हैं। कैसे? क्योंकि सरफेस एरिया बना रहे हैं, ये सरफेस बना रहे हैं किसकी? स्पॉन्जेस बॉडी की। दे लाइन, तह बनाना, द आउटर सरफेस ऑफ द स्पॉन्जेस। ये स्पॉन्जेस की आउटर सरफेस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हम देखते हैं इस डायग्राम में। आप सब गौर से देखें कि हमारे पास ये सरफेस, ये जो आउटर सरफेस है किसी स्पॉन्जस बॉडी की, देखें आपको ये हेक्सागोनल शेप नजर आ रही है। तो इसमें ऊपर वाली लेयर जो बनी हुई है पिनेकोसाइट्स से, इसको हम कह रहे हैं पिनेकोडर्म। तो इसी तरह हम कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको क्लियरली समझाता जाऊंगा इसको। पिनेकोसाइट्स आर स्लाइटली कंट्रैक्टाइल। कंट्रैक्टाइल है ये। क्यों कंट्रैक्टाइल है? इनमें पोर्स हैं, उनको हम पोरोसाइट्स कहते हैं। और जब वाटर ने मेरीन से बॉडी के अंदर जाना होता है तो इन पोरोसाइट्स की जो कंट्रैक्शन है वो ओपनिंग होती है और वाटर अंदर की तरफ इंटर हो जाता है। देयर कंट्रैक्शन कैन चेंज द शेप ऑफ सम स्पॉन्जेस और पिनेकोसाइट्स, जो बॉडी वॉल बना रहे हैं स्पॉन्जेस की और आउटर बॉडी भी बना रहे हैं, अगर उनकी कंट्रैक्शन होगी तो उनमें तो ये फीचर होगा कि वो स्पॉन्जेस की शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, लेकिन सब में नहीं, कुछ में। सम पिनेकोसाइट्स फॉर्म्स ट्यूब लाइक कंट्रैक्टाइल पोरोसाइट्स। तो इनमें पोर्स होते हैं। कैसे होते हैं पोर्स? तो अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये पोर्स, ये जो पोर्स हैं, ये आपको कलर भी दिखाई दे रहा है, पर्पल शेड में है। तो ये जो पोर्स हैं, ये जो पोर बड़े करके भी दिखाए गए हैं यहां से,
तो ये कंट्रैक्टाइल पोर्स दरअसल इन्हीं में होते हैं, पिनेकोसाइट्स में होते हैं। तो यहीं से पानी बॉडी के अंदर इंटर होता है। हमारे पास पोरोसाइट्स के बारे में पढ़ रहे थे हम, कि इन्हीं पोर से वाटर बॉडी के अंदर इंटर होता है। Some pinacocytes form tube-like contractile porocytes. Porocytes regulate water circulation. Water circulation को regulate करते हैं कैसे? पानी ने मेरीन वाटर से जाना होता है बॉडी के अंदर, तो अगर ये पोरोसाइट्स ओपन होंगे तो पानी बॉडी के अंदर चला जाएगा और उस पानी में फीड भी होगी, फूड भी होगी, जिस पर स्पॉन्जेस रिले करते हैं और उन्हीं को यूज करते हैं। तो लाजमी है कि इनकी जो कंट्रैक्शन है उससे इनकी ओपनिंग होगी, तो ही स्पॉन्जेस फूड हासिल कर सकेंगे। द ओपनिंग्स ऑफ द पोरोसाइट्स आर pathways for water movement of water, तो दी बॉडी वॉल से पानी अंदर की तरफ एंटर हो जाएगा। होप सो आपको पिनेकोसाइट्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, तो हमारे पास है मीजोहिल। इसको आप मीजोहाइल नहीं पढ़ेंगे, मीजोहिल पढ़ेंगे जी, आई साउंड देंगे वाई की जगह पे। मीजोहिल इज अ जेली लाइक लेयर प्रेजेंट बिलो द पिनेकोसाइट्स। अब हम कह रहे हैं कि जो आउटर लेयर है स्पॉन्जेस की, वो बनी होती है पिनेकोसाइट्स की, जिसे हम पिनेकोडर्म भी कह रहे हैं। उसके नीचे, बिल्कुल उसके नीचे जो सेल टाइप्स की दूसरी लेयर है, उसे हम मीजोहिल कहते हैं, और वो जेली लाइक है। इस जेली लाइक लेयर प्रेजेंट बिलो द पिनेकोसाइट्स। अब एक सेंटेंस तो हमारा मुकम्मल हो गया। इसमें किस टाइप के सेल? और टाइप्स के सेल भी होते हैं। यस होते हैं। कौन से? अमीबॉइड सेल्स। इनको हम अमीबॉइड सेल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी शेप ऐसी है जैसे अमीबा की हो, और ये फ्लेक्सिबल भी वैसे हैं। तो अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट इन इट, दीज सेल्स आर कॉल्ड मेसेनकाइमा सेल्स। और इन अमीबॉइड सेल्स को हम मेसेनकाइमा सेल्स कहते हैं। द मेसेनकाइमा सेल्स फ्रीली मूव इन द मेसोहिल। तो मेसोहिल तो पूरी लेयर है जो पिनेकोसाइट्स के बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है, जिसमें मेसेनकाइमा सेल्स भी है, और उसमें मेसेनकाइमा जो सेल्स हैं वो फ्रीली मूव भी कर सकते हैं। These cells are specialized for, क्या काम है इनका? रिप्रोडक्शन काम है इनका। सिक्रीटिंग स्केलेटन एलिमेंट्स, स्केलेटन के एलिमेंट्स बनाते हैं, फिर वो कांटा बनाएंगे, स्पाइक्यूल बनाएंगे जो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर जाएगा, और बॉडी का डिफेंस है ये। देन ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग फूड, फूड को स्टोर भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। फॉर्मिंग कंट्रैक्टाइल रिंग अराउंड ओपनिंग इन द स्पॉन्ज वॉल। तो हमारे स्पॉन्ज में जो वॉल है, उसकी जो कंट्रैक्टाइल ओपनिंग है, वो बनाने में भी ये रोल प्ले करते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है, वो है क्वेनोसाइट्स। क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। क्यों कह रहे हैं कॉलर सेल्स? आप देखें, मैं इसको क्लियर करता हूं, इससे आपका जो नॉलेज है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आप गौर से देखें, हमारे पास ये पिनेकोडर्म है। पिनेकोडर्म के अंडर हमारे पास, हमने एक सेकंड बात पढ़ी कि हमारे पास ये पिनेकोसाइट की बनी हुई फर्स्ट लेयर है। इस लेयर के अंदर जो दूसरी लेयर है, ये दूसरी आप यहाँ स्क्रीन पर देखें कि आपको नजर आ रहा है कि जो माउस है वो कहाँ घूम रहा है। ये सारी लेयर जिसमें 2 टाइप्स के सेल्स और हेयर इज 3 and 4 टाइप्स के मोर सेल्स, ये जहाँ पड़े हैं, ये हमारे पास सेकेंड लेयर है, जिसको अभी हमने नाम दिया मेसोहिल का। इस लेयर में मौजूद है अमीबोसाइट्स, अमीबॉइड सेल्स, और इसके साथ साथ इसके अंदर जो तीसरी लेयर है, हम अब इस तीसरी लेयर की बात कर रहे हैं, और इसको क्वाइनोसाइट्स कह रहे हैं। दीज आर क्वाइनोसाइट्स। अब इनका रुख देखें, ये सेल्स हैं, इन सेल्स से निकले हुए ये कॉलर्स हैं, और इन कॉलर से ये फ्लैजेलम निकल रहा है, और ये जो कॉलर है टुवर्ड्स स्पोंजोसील है। देखें, जहां एरो है, ये मेरीन आउटसाइड सरफेस है, मेरीन वाटर है। इसके बाद मेरीन वाटर जिस सरफेस को टच हो रहा है, ये सरफेस हमारे पास पिनेकोडर्म है। इसके बाद सेकंड लेयर हमारे पास
जो अभी हमने मीसोहिल पढ़ी जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़े हैं, जिनमें अमीबॉइड सेल्स भी हैं, और सेल टाइप्स की जो तीसरी लेयर है वो हमारे पास क्वेनोसाइट्स है। और क्वेनोसाइट्स की जब बॉडी की हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये क्वेनोसाइट की ये बॉडी है, इससे कॉलर निकला हुआ है, और ये फ्लेजेलम है। और ये फ्लेजेलम जब सर्कुलेट करता है, प्रोपेलिंग करता है, तो वाटर करंट क्रिएट होता है, जिससे बाहर से पानी आता है और उसमें फूड भी आती है। और इसकी डाइजेशन के लिए ये कॉलर के जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये रोल प्ले करते हैं। तो इसी के बारे में देखेंगे। और देखें आप, ये जो पिक्चर है कहाँ से ली गई है? इस रीजन से ली गई है। ये बाहर लेयर, ट्यूब, और ये अंदर क्वेनोसाइट्स। तो अब एक कॉइनोसाइट की स्टडी करते हैं हम। तो इस डायग्राम को आप गौर से देखें। इस डायग्राम में हमने सरफेस देखें, सरफेस पिनेकोडर्म है। इस पिनेकोडर्म के अंदर वाली जो लेयर है मीजोहिल है। मीजोहिल के अंदर जो थर्ड लेयर ऑफ सेल्स है, यहाँ पर क्वेनोसाइट्स अटैच हैं। और क्वेनोसाइट का जो अटैचमेंट है या इसका कॉलर है, ये स्पोंजोसील की तरफ इसका मुंह है। इसका जो मुंह है, इसका जो माउथ है, वो स्पोंजोसील की तरफ है, इनवर्ड है। इनवर्ड है इसकी जो मूवमेंट है। कैसे पानी बाहर से आएगा? तो जो हमारे पास स्पोंजोसील में पानी आया, कहाँ से आया? पोरोसाइट से आया। यहाँ पर जो कॉलर है, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, किसके? क्वेनोसाइट्स के। उनकी फ्लिकरिंग से, वाटर करंट क्रिएट होने से इसमें जो फूड होगी वो इन कॉलर में अटैच हो जाएगी और ये उनकी डाइजेशन करेंगे। तो हम इसको पढ़ रहे हैं। तो क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स आर प्रेजेंट बिलो द मेसोहिल। तो ये मेसोहिल के नीचे पड़े होते हैं। दे फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द इनर चैम्बर। रिपीट कर रहा हूं मैं, ये बात आप जान लें कि ये जो क्वेनोसाइट्स हैं ये बॉडी की इनर साइड पर है और इनका रुख किस तरफ है? स्पोंजोसील की तरफ है। दे फॉर्म द लाइनिंग, ये अंदर वाली दीवार बनाते हैं, ऑफ द इनर चैम्बर, अंदर वाले चैम्बर की जो स्पोंजोसील है। क्वेनोसाइट्स आर फ्लैजिलेटेड सेल्स। जो क्वेनोसाइट्स है इनमें फ्लैजेला होता है। दे हैव अ कॉलर लाइक रिंग ऑफ माइक्रोविलाई। इनमें एक कॉलर बना हुआ है जिनमें रिंग ऑफ माइक्रोविलाई है, सराउंडिंग अ फ्लैजिलम, जिसने सराउंड किया हुआ है किसको? फ्लैजेलम को। अभी हम पढ़ेंगे कि जो हमारे माइक्रोविलाई हैं ये अटैच होते हैं किसके साथ? माइक्रोफिलामेंट्स के साथ, जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉलर का। तो रिपीट कर रहा हूं, दे हैव अ कॉलर लाइक रिंग ऑफ माइक्रोविलाई सराउंडेड बाय अ फ्लैजेलम। माइक्रोफिलामेंट्स कनेक्ट द माइक्रोविलाई। तो आपस में अटैचमेंट होती है। और इनकी अटैचमेंट माइक्रोविलाई कैसे लेंगे? आपने पढ़ा हुआ है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो विलाई होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, इनकी बॉडी में भी ऐसे होते हैं। लेकिन हम तो बहुत एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनमें वेल एडवांस नहीं है, लेकिन वैसा ही है। एनिमल में माइक्रोविलाई हैं, उनकी अटैचमेंट होती है माइक्रोफिलामेंट के साथ, और ये एक नेट लाइक जाल की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं विद इन द कॉलर। कॉलर में द फ्लेजेलम क्रिएट्स वाटर करंट्स। तो फ्लेजेलम जब फ्लिकरिंग करता है तो उसमें उसकी मूवमेंट होती है, प्रोपेलिंग होती है। तो उस प्रोपेलिंग के दौरान वाटर करंट क्रिएट होता है स्पॉन्जेस में। द कॉलर फिल्टर्स माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर। तो क्या करता है? तो फूड निकाल ली जाती है जो पानी में मिक्स होती है। और वो करने के बाद क्या करते हैं कॉलर सेल? वो करने के बाद कॉलर सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन अ ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट। तो क्वाइनोसाइट्स क्यों कहते हैं इन सेल्स को? क्योंकि ये कॉलर लाइक सेल्स प्रोटिस्ट्स में भी होते हैं। और वो प्रोटिस्ट्स कौन से हैं? वो क्वाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। कॉलर सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन अ ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट कॉल्ड क्वाइनोफ्लैजिलेट्स। तो हमारे पास क्वाइनोसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस एंड क्वाइनोफ्लैजिलेट्स। तो क्वाइनोसाइट्स दोनों में होते हैं, प्रोटिस्ट में भी होते हैं, स्पॉन्जेस में भी होते हैं। It suggests an evolutionary link between these groups। और ये हमें बताता है कि इन दो ग्रुप्स के दरमियान कोई ना कोई लिंक है एवोल्यूशनरी, जब एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो रही थी। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्केलेटन। द नेचर ऑफ द स्केलेटन is an important characteristics
इन स्पॉन्ज टेक्सोनॉमी आपको याद हो तो हमने पढ़ा था दो टर्म्स, एक टेक्सोनॉमी और एक सिस्टमैटिक्स। हमने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन है वो टेक्सोनॉमी है, और जब हम इन ऑर्गेनिजम्स को एवोल्यूशनरी ग्रुप्स में प्लेस करते हैं, सीक्वेंस करते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम और विद देयर एवोल्यूशनरी हेरिटेज, तो इस हिसाब उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक, एनिमल सिस्टमैटिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन इन स्पॉन्जेस, तो अब हम इनकी दो टाइप्स देखते हैं कि वो टाइप्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले स्पेक्यूल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनमें थ्रोन्स टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, तो जो इनका डिफेंस है, द स्पाइक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक नीडल लाइक स्पाइक्स। तो इनमें नीडल की तरह, सुई की तरह के माइक्रोस्कोपिक जो है कांटे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, और उनका रुख कैसा होता है, कैसे होते हैं, ऐसे जैसे गंदम के सीटे की तरह। कभी आपने देखा हो गंदम का सीटा खेत में जब लगा होता है तो कैसा होता है, तो इनमें भी ऐसे होते हैं। स्पेक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय अमीबॉइड सेल्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और समटाइम्स काफी बार ये पीपीएससी के क्वेश्चन में भी आया है कि स्पेक्यूल्स कौन से सेल्स बनाते हैं स्पॉन्जेस में। तो हमें पता होना चाहिए कि जो स्पेक्यूल्स हैं वो अमीबॉइड सेल्स बनाते हैं। दे आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। तो इनकी कंपोजिशन क्या है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के बने होते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स, और इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं डिफरेंट स्पॉन्जेस में। तो सेकंड, इनमें स्केलेटन की दूसरी टाइप भी है जिसे स्पॉन्जन फाइबर्स कहते हैं। तो कहाँ होते हैं स्पॉन्जन फाइबर और इनका कमर्शियल यूज क्या है, इसको हम देख रहे हैं। दिस स्पॉन्जन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्पॉन्जन, कि जो स्पॉन्जन फाइबर्स होते हैं वो स्पॉन्जन प्रोटीन के बने होते हैं, और स्पॉन्जन इज अ फाइब्रस प्रोटीन मेड ऑफ कोलेजन। कि जब हम इनकी बायोकेमिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि लॉट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स देन किस चीज के बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, और इनके दरमियान कौन सी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और इस तरह की तमाम चीजें। तो प्रोटीन की किस्म है स्पॉन्जन, कोलेजन की बनी होती है। इट इज ड्राइड, जब हमने स्पॉन्जेस को कमर्शियल यूज करना हो, उसको मार्केट में बेचना हो, तो क्या करते हैं, इट इज ड्राइड, स्पॉन्जेस को समंदर से लाया जाता है, उसको खुश्क किया जाता है, बीटन, जमीन पर जोर से मारा जाता है, एंड वाश्ड, और फिर उसे धोया जाता है, एंड ऑल सेल्स आर रिमूव्ड। तो बॉडी में से हमें चाहिए सिर्फ स्पॉन्जन फाइबर, लेकिन बॉडी में तो लॉट ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, तो उन सबको हमने निकालना है। अगर हमने निकाल लिया तो दिस वाश्ड, फिर हम धोते हैं उसको, एंड ड्राइड, और फिर खुश करते हैं, स्पॉन्जन प्रोड्यूसर कमर्शियल स्पॉन्ज। अब जो स्पॉन्जन फाइबर हमें मिल गया वो हमारे लिए कमर्शियली बहुत अहम है। कमर्शियली बहुत अहम है कैसे, आपको पता है कि किचन में बर्तन धोने के लिए एक फोम इस्तेमाल किया जाता है। तो आजकल तो सस्ते और आर्टिफिशियल फोम आ रहे हैं, लेकिन अगर रियल और महंगी चीज इस्तेमाल की जाए तो स्पॉन्जन फाइबर सबसे अहम होते हैं, और वो यहाँ पर यूज होते हैं। आपने देखा हो कि वो जो फोम टाइप स्ट्रक्चर होता है वो स्पॉन्जन फाइबर स्पॉन्जेस से भी लिया जाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाटर करंट्स के बारे में। वाटर करंट, बॉडी फॉर्म्स, वाटर कैनाल सिस्टम। तो आप समझ लें, दो लाइनों में आपने इसमें यह समझना है कि हम तीन मेजर फॉर्म्स ऑफ स्पॉन्जेस पढ़ेंगे, और उन स्पॉन्जेस के अंदर, वाटर करंट सिस्टम क्या सब में एक जैसा है, तो हमें पता चलेगा नहीं, स्पॉन्जोसील तीन मेजर टाइप्स ऑफ स्पॉन्जेस की डिफरेंट हैं, और उन डिफरेंट सिस्टम में कैसे वर्क करता है वाटर करंट, और कैसे डाइजेशन करते हैं क्वाइनोसाइट्स, और कैसे ऑर्गेनिज्म की शेप है, तो हम इसमें पढ़ेंगे। द लाइफ ऑफ अ स्पॉन्ज डिपेंड्स ऑन द वाटर करंट्स, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि इनकी खुराक पानी में होती है, तो इनका पानी जो जिसम में आएगा ऑर्गेनिज्म उसी पे डिपेंड करेगा। द क्वेनोसाइट्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म वाटर कैनाल सिस्टम,
तो क्वाइनोसाइट्स क्या करते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो जो सबसे पहले हमने टाइप पढ़ी थी, आपको याद हो, तो इस टाइप में हमारे पास क्या था, ये टाइप थी। इस टाइप में ये क्वाइनोसाइट्स हैं। और देन हमारे पास पिनेकोसाइट थे, ये जो छोटे छोटे पोर्स थे। इसके साथ साथ ये ट्यूबुलर सिस्टम बन गया, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा स्पोंजोसील है। और इसके साथ साथ कोई ऐसी डिप्रेशन नहीं है जो इसके अंदर से इसके सरफेस एरिया को बढ़ा सके। लेकिन इसकी जो और टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें अभी हम देखेंगे कि उनमें और अडाप्टेशन है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। और एक टाइप तो ऐसी पड़ेंगे जिसमें ट्रू स्पॉन्जोसील भी नहीं है, तो इसको अभी हम देख रहे हैं। The coenocytes organize to form water canal system. Water currents bring foods. जब पानी का जो एक सक किया जाता है, अपनी तरफ खींचा जाता है पानी को, तो वो जब पानी आता है ऑर्गेनिज्म के अंदर तो अपने साथ खुराक लेकर आता है। एंड ऑक्सीजन फॉर द स्पॉन्ज, और स्पॉन्ज के लिए ऑक्सीजन भी ले आता है। क्यों, उसे रेस्पिरेशन की जरूरत होती है। और रेस्पिरेशन से जो ऑक्सीजन जाएगी वो हमारे पास सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या करेगी, सेलुलर रेस्पिरेशन करेगी, जिसके नतीजे में एटीपी बनेगी। और एटीपी वाहिद फॉर्म है जो ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देती है। इट आल्सो कैरीज अवे मेटाबॉलिक एंड डाइजेस्टिव वेस्ट। तो इनमें जो वेस्ट बनता है मेटाबॉलिक या डाइजेस्टिव, वो ऑस्क्यूलम के रास्ते पानी में ही हल होकर जिस्म से बाहर चला जाता है। तो इसी तरह वाटर कैनाल सिस्टम इज यूज्ड फॉर सर्कुलेशन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ फूड। तो जो वाटर कैनाल सिस्टम है इनकी बॉडी के अंदर, वो पूरा का पूरा किस लिए है, सर्कुलेशन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ फूड, कि खुराक हासिल की जाए, मेन मकसद यही है। देयर आर थ्री प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम की तीन टाइप्स हैं, तो उन तीन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे कि दरअसल इन तीन टाइप्स की ही बेस पर स्पॉन्जेस को जो है मेजर स्टडी की जाती है। मैंने आपको कहा कि हम इसके मेजर फॉर्म्स पढ़ेंगे स्पॉन्जेस की, तो मेजर फॉर्म्स ही दरअसल ये तीन टाइप्स ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम में आ रही है। तो सबसे पहले हमारे पास एस्कॉन टाइप है। एस्कॉन है, साइकॉन है, देन एक और भी है, उसमें हम चल के देखते हैं। इट इज सिंपलेस्ट एंड लीस्ट कॉमन स्पॉन्ज बॉडी फॉर्म। सबसे सादा है और सबसे कम पाई जाने वाली है। एस्कॉन स्पॉन्जेस आर वेज लाइक, गुलदान की तरह का स्ट्रक्चर है। ऑस्टिया आर द आउटर ओपनिंग्स ऑफ द पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स की जो बाहर से ओपनिंग है उसे ऑस्टिया कह रहे हैं, और ऑस्टिया प्लूरल है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो दरअसल जो जिस ऑर्गेनिज्म की फॉर्म की टाइप की बात हो रही है वो ये है, ये एस्कॉन फॉर्म है। एस्कॉन वाटर कैनाल सिस्टम है, तो इसकी बात हो रही है। तो इसकी दूसरी शेप में भी यही दिखाया गया है। ये जो है वो एस्कॉन है, ये बॉडी फॉर्म, जिसमें स्पोंजोसील है, क्वेनोसाइट्स है, और इसको हम देख रहे हैं। तो हमने जब कॉर्नोसाइट स्टडी की, तो मैंने आपको बताया कि कॉलर होता है जिसमें माइक्रोफिलामेंट्स अटैच होते हैं माइक्रोविलाई के साथ, और ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके साथ फूड पार्टिकल अटैच हो जाते हैं। और ये फ्लेजेलम प्रोपेलिंग करता है, और उस प्रोपेलिंग से वाटर करंट क्रिएट होता है, जिससे फूड इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है और इनके साथ अटैच हो जाती है। और फिर फैगोसाइटोसिस ऑफ फूड पार्टिकल्स होती है, और फिर अंदर जाके लाइसोसोम्स इसके साथ अटैचमेंट होकर इसकी डाइजेशन हो जाती है और एनर्जी हासिल कर ली जाती है। तो इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। The porocytes open directly into the spongiocele, पता है हमें। क्वेनोसाइट्स लाइन द स्पोंजोसील, और हमने ये भी पढ़ा कि क्वेनोसाइट्स जो है वो इनर लाइनिंग है ऑफ द स्पोंजोसील या इनर चैम्बर की। तो क्वेनोसाइट्स लाइन द स्पोंजोसील, अंदर वाली दीवार बनाते हैं। The movements of flagella of quinocytes draw water into spongiocele through the ostia. अब क्या होता है, अब आप देखें कि हमारे पास ये जो फ्लेजेला है, ये जो फ्लेजेला है, इसको हम दूसरी डायग्राम में देखते हैं। ये जो फ्लेजेलम है, ये यहाँ पर स्पोंजोसील की अंदर वाली साइड पर मौजूद है। जब ये फ्लेजेलम मूवमेंट करता है
तो वाटर में हलचल क्रिएट होती है। इस हलचल के नतीजे में जो यहाँ पानी खड़ा होता है, ये ऑस्क्यूलम से जिस्म से बाहर जाना शुरू होता है। और आपको पता है कि मैटर की ये खासियत है, खासतौर पर पानी की, जब ये स्पेस छोड़ेगा ये वाटर, तो इसको रिप्लेस करेगा और अवेलेबल वाटर जो यहाँ बाहर मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ तो पोर्स भी हैं जो वाटर के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही क्रिएट नहीं करेंगे। जब हमारे पास इसमें नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, तो पानी तो यहां से अंदर की तरफ आएगा। कहाँ से? ऑस्टिया से। और जब अंदर आ जाएगा तो उसमें जो फूड साथ आएगी वो इन कॉलम्स के साथ अटैच हो जाएगी। तो Ostia are the outer openings of the porocytes. The porocytes open directly into the spongiocele. Coenocytes line the spongiocele. पता है हमें? The movement of flagella of coenocytes draw water into the spongiocele through the ostia. अभी हमने पढ़ा. Water leaves the sponge through the osculum. और इस टाइप की बॉडी फॉर्म में स्पॉन्जेस में पानी जो है ऑस्क्यूलम से जिसम से बाहर चला जाता है। Osculum is a single large opening at the top of the sponge. तो स्पॉन्ज की टॉप पर सिंगल ओपनिंग है। तो सेकंड बॉडी फॉर्म इसमें हम देखेंगे साइकोन है। कैसी है ये? अगले पेज पर इसकी डायग्राम दिखाई गई है कि हमारे पास जो एस्कॉन्स स्पॉन्ज बॉडी फॉर्म है वो इस तरह की है। तो ये बहुत सिंपल है और ये रेयर भी है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसकी जो दूसरी है वो साइकोन फॉर्म है और इसमें ऑस्क्यूलम भी है। लेकिन इसकी आप देखें कि इनवेजिनेशन ज्यादा हो गई है बॉडी में। पहले बिल्कुल इस तरह से थी, अब क्या है कि इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हैंड मेरा कहाँ पर है। अब इनमें इस तरह की बॉडी फॉर्म आ गई है और इनमें जो ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स को जो हम कह रहे थे, पोरोसाइट कह रहे थे, इनकी एक्सटर्नल ओपनिंग भी है, इंटरनल ओपनिंग भी है। इसके साथ साथ ये जो गोइनोसाइट्स इनकी इनर साइड पर थे, वो यहाँ पर पोर्स के साथ साथ इनर साइड पर तो हैं ही, लेकिन इनवेजिनेशन हो चुकी है। और ये इनवेजिनेशन से एक स्ट्रक्चर लूप अंदर से बन गया। ये आप देखें, इसको एक अंदर से बन रहा है और ये एक लूप बाहर से बन रहा है। ये लूप बाहर से बन रहा है और ये लूप है ये अंदर से बन रहा है। तो ये जो बाहर वाला लूप बन रहा है ये तो फिर भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, और ये जो अंदर लूप बन रहा है ये इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो आपने इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। कंफ्यूजन का जो है सामना नहीं करना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि क्लियर कर रहा हूं मैं, ये जो ग्रूव्स बन रहे हैं ये आउटर ग्रूव है। यहाँ से पानी जब तक इस पोर में दाखिल नहीं होगा वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है, और जब ये दाखिल हो जाएगा तो ये इंटरनल ग्रूव में आ जाएगा। और इस सरफेस पर अंदर की तरफ से कोइनोसाइट्स मौजूद हैं जैसे कि हम मौजूद थे। तो दो ग्रूव्स की बात की, उसी को हम यहाँ डिस्कस भी करेंगे, जिसको इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के नाम से हम अभी वजाहत करेंगे। The sponge wall is folded in this Sicon body form. Folding हो गई जी, इनफोल्डिंग हो गई। Following canals are formed by the folding of its wall. तो कैनाल्स बन रही है, मैंने आपको कहा एक कैनाल बाहर से बन रही है और एक अंदर से बन रही है। Incurrent canal. The invagination of the body wall of Sicon form incurrent canals. तो इन्वेजिनेशंस जो हो रही हैं उनसे इनकरेंट वॉल तो बन रही हैं। वाटर इंटर इनटू इनकरेंट कैनाल थ्रू द डर्मल पोर्स। मैंने आपको कहा कि हमारे पास ये जो साइकोन बॉडी फॉर्म है इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये जो है इन करंट कैनाल, ये आउटर कैनाल है जो एक वे से पानी को अंदर तक लेके जा रही है, लेकिन वो स्पोंजोसील में भी नहीं पहुंचा, वो बाहर ही है। यहां देखें, ये बाहर ही है, लेकिन यहां से डर्म है। डर्म किसको कहते हैं? स्किन को कहते हैं।
इस स्किन से ये डर्मल पोर है, यहां से अंदर दाखिल हो जाएगा, इसके साथ आगे भी चला जाएगा और आगे भी पोर मौजूद है, यहां से डर्मल पोर से जिस्म के अंदर चला जाएगा। इस डर्मल पोर से अंदर जाने से पहले ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, जो पानी आता है इस ग्रूव में आता है, ये जो ग्रूव है इससे हम कह रहे हैं ये इनकरंट कैनाल है। ये बॉडी के अंदर नहीं है, ये बॉडी के बाहर है। तो बॉडी के अंदर वाली भी अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखें आप, इनकरंट कैनाल, ये कैनाल जो बाहर की तरफ से है, और जो डर्मल पोर्स, ये जो डर्मल पोर्स हैं, यहाँ आप देखें ये डर्मल पोर्स, ये दरअसल बाहर से ही हैं, और इनसे वाटर जब अंदर इंटर हो जाएगा तो इसके बाद ये पोरोसाइट्स मौजूद हैं, पोरोसाइट से वाटर अंदर की तरफ इंटर हो जाएगा। तो हमारे पास देखें, मैं रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुने, ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग दरअसल पानी यहां से अंदर दाखिल तो हो रहा है, लेकिन ये भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, पानी बॉडी के आउटसाइड ही रह रहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ ग्रूव बना हुआ है, ये सिर्फ अंदर डिप्रेशन बना हुआ है। लेकिन इस डिप्रेशन की जो ओपनिंग है, इस डिप्रेशन की जो ओपनिंग है, इसे हम डर्मल पोर कह रहे हैं। और इसके अंदर ये पोरोसाइट है जहां से पानी अंदर की तरफ इंटर होगा, और इंटर होने के लिए ये जो आउटर ग्रूव है, बॉडी पार्ट है, इसे इनकरेंट कैनाल कह रहे हैं। और जो कैनाल अंदर की तरफ स्पोंजोसील में है, डिप्रेशन स्पोंजोसील का हिस्सा है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो रेडियल कैनाल कहलाते हैं। तो इसी को हम देख रहे हैं। Incurrent canal. The invaginations of the body wall of cyclone form incurrent canal. Water enter into incurrent canal through the dermal pores. अभी तक internal environment नहीं आया, external environment की बात हो रही है। Radial canal. Pores in the walls of incurrent wall connect incurrent canal with radial canal. मैंने आप लोगों को कहा कि जो ग्रोव बना है, फोल्डिंग बनी है, डिप्रेशन बनी है बॉडी की वॉल पर, बाहर से पानी उस फोल्डिंग में जब दाखिल होता है, अभी तक इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उस पोर को डर्मल पोर कहते हैं। और जब पानी अपना रुख चेंज करता है और जो पोरोसाइट मौजूद है उससे बॉडी के अंदर दाखिल होता है, जिस बॉडी के अंदर वाले एनवायरनमेंट में दाखिल होता है उसे हम रेडियल कैनाल कह रहे हैं। और जो पोर्स हैं वो रेडियल कैनाल और डर्मल इनकरेंट कैनाल को आपस में कनेक्ट करवा रहे हैं। कोइनोसाइट्स लाइन द रेडियल कैनाल, तो अंदर हमने पहले भी पढ़ा था कि ये अंदर की वाल के साथ अटैच होते हैं कोइनोसाइट्स, तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने फर्स्ट फॉर्म में पढ़ा था। The beating of flagella of coinocytes move water through incurrent radial canal and spongocoel. जो फ्लेजेला हैं कोइनोसाइट्स के, वो क्या करते हैं, प्रोपेलिंग करते हैं, टू एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर करंट क्रिएट होता है, और वाटर इन करंट रेडियल कैनाल से मूव करता है किस तरफ, स्पोंजोसील की तरफ। और जो स्पोंजोसील का पानी है, वाटर है, उसमें जब हलचल आती है तो वो ऑस्क्यूलम से बॉडी से बाहर चला जाता है। इट फाइनली मूव्स आउट द ऑस्क्यूलम, और फीडिंग के बाद, मुकम्मल होने के बाद, ये बॉडी से बाहर चला जाता है। तो स्पोंजोसील तीसरा पार्ट बताया जा रहा है साइक्लोन बॉडी टाइप का। द रेडियल कैनाल लीड्स टू स्पोंजोसील। और आपको पता है कि रेडियल कैनाल क्या है, वो डिप्रेशन है जो बॉडी के अंदर है, और ये डिप्रेशन आगे की तरफ जब बढ़ता है बॉडी के अंदर तो ओपन होता है किस में, स्पोंजोसील में, और स्पोंजोसील से फालम जो वाटर है हैविंग वेस्ट स्पोंजोसील से ऑस्क्यूलम के जरिए जिस्म से बाहर चला जाता है। लेकिन इसकी जो बॉडी फॉर्म्स की तीसरी टाइप है जिसे ल्यूकेन कहा जाता है, ल्यूकेन टाइप कहा जाता है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, ये भी इजी है, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे कि स्पोंजोसील्स की जो है वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, और थोड़ा सा हमें स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा ल्यूकेन का। तो ल्यूकेन को जब हम देखते हैं, इसमें ऑस्क्यूलम है, एक्सकरेंट कैनाल है, डर्मल पोर्स हैं, ऑस्क्यूलम है, कोइनोसाइट्स हैं, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
इतना भी नहीं, तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। ल्यूकेन स्पॉन्जेस हैव एन एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड कैनाल सिस्टम। तो इनमें ब्रांच्ड कैनाल सिस्टम होता है, कैसे? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। देयर आर फॉलोइंग चैम्बर्स इन ल्यूकेन टाइप। ल्यूकेन टाइप में फॉलोइंग चैम्बर्स होते हैं। नंबर 1, ब्रांच्ड इनकरेंट कैनाल। आपको याद हो ऊपर जब हमने इनकरेंट कैनाल पढ़ा तो मैंने आपको कहा इनकरेंट कैनाल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है, ये बॉडी का इंटरनल पार्ट नहीं है। इसी तरह क्वेनोसाइट्स चैम्बर, तो क्वेनोसाइट्स चैम्बर इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो एक्सकरेंट कैनाल ये वो कैनाल होंगी जो वाटर में फीडिंग फूड जो है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद, फूड हासिल करने के बाद पानी को जिस्म से बाहर भेजना है, क्योंकि इनमें देयर इज देयरफॉर स्पोंजोसील इज एब्सेंट इन देम, क्योंकि इनमें तो स्पोंजोसील नहीं है, तो वाटर को तो जिस्म से बाहर भी भेजना है, तो उसके लिए हम एक्सकरेंट कैनाल का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट टाइप ब्रांच इनकरेंट कैनाल, वाटर एंटर्स द ब्रांच्ड इनकरेंट कैनाल थ्रू ऑस्टिया। ऑस्ट्रिया से पानी अंदर की तरफ दाखिल होता है। पहले कहां दाखिल होता है? इनकरेंट कैनाल में दाखिल होता है, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है। उसके बाद क्वेनोसाइट्स चैम्बर, इनकरेंट कैनाल लीड इनटू क्वेनोसाइट लाइन चैम्बर्स, और फिर वाटर एंटर हो जाता है कहां से? इनकरेंट कैनाल से क्वेनोसाइट लाइन चैम्बर की तरफ। वहां जब चला जाता है तो उसमें जो पानी में फूड होती है वो इनमें चली जाती है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी डाइजेशन करते हैं और एनर्जी हासिल कर लेते हैं। क्वेनोसाइट चैम्बर ओपन इनटू द चैम्बर ऑफ एक्सकरेंट कैनाल, और क्वेनोसाइट्स जो चैम्बर्स हैं, डिप्रेशंस हैं, वो एक और कैनाल में, एक और रीजन में ओपन होते हैं जिसे एक्सकरेंट कैनाल कहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ चैम्बर्स एंड कैनाल आर प्रेजेंट इन ल्यूकेन टाइप। इसमें तो नंबर ऑफ चैम्बर्स और कैनाल्स मौजूद है ल्यूकेन में, इसलिए तो हम कह रहे हैं ये कॉम्प्लिकेटेड है। देयरफॉर स्पोंजोसील इज एब्सेंट इन देम, इनमें स्पोंजोसील नहीं है। दे हैव मेनी ऑस्क्यूलम फॉर वाटर लिविंग द स्पॉन्ज। तो हमारे पास इनमें नंबर ऑफ ऑस्क्यूलम ज्यादा है जो पानी को बॉडी से बाहर लीव कर देते हैं। Leucan type canal system is formed by the evolution of simple canal system. तो हमारे पास जो ल्यूकेन टाइप है कैनाल सिस्टम, वो इवॉल्व होकर कॉम्प्लिकेटेड बना है। किससे? सिंपल कैनाल सिस्टम से कॉम्प्लिकेटेड कैनाल सिस्टम की तरफ। इसका मतलब ये सिंपल स्पॉन्ज से एडवांस्ड है। तो अब हम देखेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम के, किस में? ल्यूकेन टाइप में। कॉम्प्लेक्स स्पॉन्जेस हैव एन इंक्रीज सरफेस एरिया वार्ड कोइनोसाइट्स। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब इनमें डिप्रेशंस बनते हैं तो क्या होता है, दरअसल उसकी एवोल्यूशन है ही इसीलिए कि बॉडी का सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। और जब सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा तो उनमें जो फूड गेटिंग फूड एबिलिटी है, फीडिंग एबिलिटी है, वो इंक्रीज कर जाती है, जिससे उनका सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन रेट हाई हो जाता है। और हर स्पीशी, हर ऑर्गेनिज्म यही चाहता है कि उसके पास फरावानी हो खुराक की, ताकि वो अपनी नस्ल को तेजी से आगे बढ़ा सके। Therefore, a large amount of water move through the sponge। तो ये जो तीसरी किस्म ल्यूकेन है, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर अंदर की तरफ मूव करती है। इट इंक्रीज द फिल्टरिंग एबिलिटी ऑफ स्पॉन्ज, और स्पॉन्जेस में जो फिल्टरिंग एबिलिटी होती है उसको भी इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इसके साथ साथ अब हम आगे की तरफ पढ़ते हैं इसका मेंटेनेंस फंक्शन। तो इसके मेंटेनेंस में क्या होता है ये हम देखते हैं। तो मेंटेनेंस फंक्शंस क्या है? इनमें न्यूट्रिशन के बारे में कहा जा रहा है कि स्पॉन्जेस में न्यूट्रिशन कैसे होती है, इसको हम देखते हैं। तो अभी हम पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट, काफी सारा नॉलेज हमने अभी गेन किया स्पॉन्जेस के बारे में। तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं। फूड स्पॉन्जेस फीड ऑन पार्टिकल्स विद साइज फ्रॉम 1.5 टू 50 pm। अब हम देखते हैं कि आपको पता है कि हमारे पास एक और यूनिट भी है जो स्मॉल चीज़ों को मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पीपीएम पार्ट पर मिलियन यूज होता है, तो उसी से रिलेटेड ये साइज है। Sponges feed on particle with size from 1.1 to 50 pm। Their food consist of bacteria। इनकी फूड में क्या क्या शामिल है? बैक्टीरिया है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, प्रोटिस्ट हैं, और आपको पता है
क्या क्या है, बैक्टीरिया किंगडम मुनेरा से बिलोंग करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, और प्रोटिस्ट खुद उनमें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, फंगस लाइक प्रोटिस्ट है। अदर सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, आपको पता है कि मैरीन में अगर कोई ऑर्गेनिक डेड बॉडी घूम रही है तो उससे छोटे छोटे पार्टिकल पानी का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर पानी तो खराब हो जाता है, फिर उनको कौन साफ करता है? तो स्पॉन्जेस और बाकी ऑर्गेनिज्म इसको फिल्टर करके जो हमारे पास मैरीन वाटर है उसे क्लीन कर देते हैं। They press on slowly drawn into the sponge and digested। जो प्रे होते हैं आर स्लोली ड्रॉन, तो स्पॉन्जेस अपने जो शिकार होते हैं उनको आहिस्ता से अपने अंदर इनटू द स्पॉन्ज गेन करते हैं और फिर उसकी डाइजेशन कर देते हैं। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ स्पॉन्जेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग द टर्बिडिटी ऑफ द कोस्टल वाटर्स। तो दरअसल हम साहिल समंदर पर जो पानी को पोल्यूट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उनकी फिल्ट्रेशन कुदरती तौर पर ही कर रहा है, और वो कौन कर रहे हैं? स्पॉन्जेस कर रहे हैं। A single leucane with the size 1 centimeter in diameter and 10 centimeter high can filter 20 liters of water every day। अगर हम सिंगल ल्यूकेन की बात करें, एडवांस स्पॉन्ज की बात करें, विद साइज 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जिसका साइज भी सिर्फ 1 सेंटीमीटर का हो, तो वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर हाई कैन फिल्टर 20 लीटर्स ऑफ द वाटर एवरी डे। तो जो खराब पानी है, जो खराब पानी है, जो ल्यूकेन का 10 सेंटीमीटर साइज का ऑर्गेनिज्म है, वो 20 लीटर पानी को हर रोज फिल्टर कर सकता है। तो मेरीन में स्पॉन्जेस तो बहुत तादाद में मौजूद है, तो वो बहुत तादाद में जो मौजूद है, अगर हर एक स्पॉन्ज में 20 लीटर साफ करे, पानी तो रोज का रोज बहुत अच्छे से साफ हो रहा है। तो अ फ्यू स्पीशीज ऑफ स्पॉन्जेस आर कार्निवोर्स। ओ माय गॉड, आपको पता है कि कार्निवोर्स हम किन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं? ये हमारे पास फीडिंग रिलेशनशिप है, जिसमें हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो गोश्त खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। द डीप वाटर स्पॉन्जेस लाइक हमारे पास एस्बेस्टोड्यूमा है, और हैव स्पेक्यूल्स कवर्ड फिलामेंट्स। क्या करते हैं ये? इट कैप्चर्स स्मॉल क्रस्टेशियंस विद द हेल्प ऑफ दीज स्पेक्यूल्स। तो इनमें ये जो स्पेक्यूल्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं, किस लिए हेल्प करते हैं? क्रस्टेशियंस को पकड़ने के लिए। और ये कैसे नजर आते हैं? इसको डायग्राम से देखें, इन स्पेक्यूल्स की ये फॉर्म दिखाई गई है। तो इस फॉर्म में ये स्पेक्यूल्स होते हैं जो फिलामेंट से कवर्ड है, और अपने प्रे को ये स्टिक करते हैं, पकड़ते हैं, और फिर उनकी डाइजेशन करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग अभी हमने पढ़ा है, तो आपको मैकेनिज्म सारा पता है, सिर्फ हम इसको रीड आउट करके रिवाइज करेंगे। Coinocyte filters small suspended food particles, water passes through their collar near the base of the cell, it then moves out of the coinocytes into the sponge chamber through the open end of the collar। Okay, suspended food is trapped on the collar, collar पर अटैच हो जाती है, यहाँ तक आपको बताया देता। It passes through the microvilli and reaches at the base of the collar। collar की base पर आ गई। It forms a food vacuole in collar। अब vacuole बन जाता है। The pH of the food is changed। तो लाजमी है, आपको पता है कि जब भी फूड हमारी बॉडी में भी जाती है तो उसकी पीएच चेंज होती है प्रॉपर डाइजेशन के लिए। तो then digestion in food vacuole takes place by lysosomal enzymes। और लाइसोसोम्स ही हैं जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, और कुछ देर पहले इसका तस्करा भी कर चुके हैं हम। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज पास्ड इनटू अमेबॉइड सेल्स। और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होती है वो अमेबॉइड सेल्स के पास चली जाती है। अमेबॉइड सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर सेल्स, बाकी सेल्स को देते हैं कि भाई चलो हमारा काम पूरा हो गया, तुम भी कर लो, हमारे पास खुराक एक्स्ट्रा है, तो सारे इस्तेमाल कर लो। तो पिनेकोसाइट्स लाइंस द इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल कौन से कहते हैं? तो हमारे पास अंदरूनी तह बनाना, जो पिनेकोसाइट्स हैं, लाइंस बनाते हैं द इनकरेंट कैनाल, अंदरूनी तह। लार्ज फूड वैक्यूल्स अप टू 50 pm कैन एंटर इनटू पिनेकोसाइट्स बाय फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस से वाटर अंदर की तरफ इंटर होता है, और उसमें फूड भी होता है। तो स्पॉन्जेस
लार्ज फूड पार्टिकल्स, बड़े जो हमारे पास फूड पार्टिकल्स हैं वो फेगोसाइटोसिस से। आपको पता है फेगोसाइटोसिस क्या होती है? हमारे पास इनफोल्डिंग, फूड एंटरिंग इनटू द सेल बाय इनफोल्डिंग नोन एज फेगोसाइटोसिस। और इसमें हमारे पास एंडोसाइटोसिस में फेगोसाइटोसिस होती है और पिनोसाइटोसिस होती है। अगर तो सॉलिड फूड हो तो उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं, अगर लिक्विड फूड हो तो उसे हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो sponges also absorb nutrients dissolved in sea water by active transport। ये एटीपी खर्च करके भी फूड हासिल कर सकते हैं। कहां से? मैरीन वाटर से। तो इनमें एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन कैसे होती है? बिल्कुल सिंपल सी 2 लाइनों में इसका आंसर दिया हुआ है। देयर इज एन एक्सटेंसिव कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। तो इनमें एक्सटेंसिव कैनाल सिस्टम है। ल्यूकेन में भी हमने पढ़ा, अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर सर्कुलेट्स ऑफ थ्रू दीज कैनाल। और पानी तो इन सारी कैनाल्स में होता है। all sponges cells are in close contact with water। तो तमाम स्पॉन्जेस का डायरेक्ट वाटर के साथ कांटेक्ट है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनको वाटर लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है, तो उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को बॉडी से जाने के लिए 500 ml ऑफ वाटर चाहिए। तो क्योंकि स्पॉन्जेस को पानी की कमी नहीं है, तो दरअसल इनमें अमोनिया बनता है और पानी के साथ रिमूव हो जाता है। Thus, nitrogenous waste, principally ammonia, is removed and gas exchange occurs by diffusion। और ये वाटर ग्रेडियंट की वजह से और डिफ्यूजन की वजह से फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन के जो ला है उसको ओबे करते हुए जिसम से बाहर चला जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ 2 टॉपिक्स बच गए जो बिल्कुल आसान से ही हैं। इसको हम बस कंक्लूड करते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। अब आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है। हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को बाहर से कोई सिग्नल मिले, कोई स्टिमुलाई आए, तो उस स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करना। स्टिमुलाई 2 तरह के होते हैं, एक वो जो एक्सटर्नल होता है, एक वो जो इंटरनल होता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल की बात हम यहाँ करेंगे। तो देयर कैन बी 2 फॉर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन स्पॉन्जेस। तो कोऑर्डिनेशन बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड कोऑर्डिनेशन बाय इंटरनल फैक्टर्स। स्पॉन्जेस डू नॉट हैव नर्व सेल्स टू कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन। मैंने आपको पहले बताया कि इनमें डिफरेंशिएटेड इंटरसेंसरी और मोटर न्यूरॉन नहीं होते। मोस्टली इंडिविजुअल सेल्स शो रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। तो इंडिविजुअल सेल्स ही स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, रद्द-ए-अमल शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइट इनहिबिट्स द कंट्रिक्शन ऑफ पोरोसाइट्स। कि जो रोशनी है वो रोक देती है, रोशनी रोक देती है जो पोर्स है उनका कंस्ट्रिक्ट होना। एंड अदर सेल्स सराउंडिंग द ऑस्टिया वो भी इनहिबिट कर देते हैं कि जी लाइट है, हमने पोर्स बंद नहीं करने। इट कीप्स द इनकरेंट कैनाल्स ओपन, जिससे इनकरेंट कैनाल ओपन रहती हैं। देयरफॉर वाटर सर्कुलेशन थ्रू सम स्पॉन्जेस इज मिनिमम एट सनराइज। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ स्पॉन्जेस में क्या होता है कि जब सनराइज होता है, रोशनी ज्यादा होती है, तो वाटर की सर्कुलेशन कम होती है। बट इट इज मैक्सिमम जस्ट बिफोर सनसेट। लेकिन सूरज गरूब होने से पहले ये एक्टिविटी बढ़ जाती है, ऑप्टिमम हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। क्यों? ड्यू टू ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लाइट। क्योंकि तब रोशनी की उतनी मिकदार मौजूद होती है जितनी इस ऑर्गेनिज्म को चाहिए, और फिर ये क्या करता है? मैक्सिमम फेडिंग करता है। कोऑर्डिनेशन बाय इंटरनल फैक्टर्स। कि इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सम अदर रिएक्शन सजेस्ट दैट सम कम्युनिकेशन इज प्रेजेंट अमंग सेल्स। इनके सेल्स में जो वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं है, लूजली अटैच है, लेकिन आपस में डिपेंडेंट है, तो इनमें कोऑर्डिनेशन तो होगी। फॉर एग्जांपल, रेट ऑफ वाटर सर्कुलेशन थ्रू अ स्पॉन्ज कैन ड्रॉप सडनली विदाउट एक्सटर्नल कॉज। के आपको पता है कि एक थर्मोस्टेट्स एक फीचर है कि आजकल हमारी जितने भी घर में अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज होती है, वो क्या होती है? ऑटोमेटिक बंद भी हो जाती है एक खास टेम्परेचर पर जाकर। हमारे फ्रीजर ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। हमारा घर में लगा एसी वो भी जब एक थर्मोस्टेट टेम्परेचर
मेंटेन हो जाता है रूम का, तो वो ट्रिप करके बंद हो जाता है, और जब भी टेम्परेचर डाउन होता है फिर से चल पड़ता है। इसी तरह इनमें जब फूड की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं, तब क्या होता है, इनमें जो वाटर सर्कुलेशन रेट है वो सडनली ड्रॉप कर जाता है, और ये सेल आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं, इसलिए होता है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट्स की वजह से इट स्टॉप्स द एक्टिविटीज समल्टेनियसली। एक ही बैक वक्त में सबकी एक्टिविटीज रुक जाने से वाटर करंट स्लो हो जाता है। These reactions shows that some form of internal communication is present in the sponges. The nature of this communication is unknown. ऐसा क्यों है, अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला, चलाया जा रहा है। Amoeboid cells may transmit chemical messages, लेकिन हमने कहा कि मीजोहिल में अमीबॉइड सेल्स की एक टाइप्स मौजूद है, केमिकल मैसेजेस भी भेजते हैं। एंड आयन मूवमेंट ओवर सेल सरफेस, सेल की सरफेस पर आयन की मूवमेंट। और आपने आयन मूवमेंट कहां पढ़ी है, आपने किडनी स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन के पास भी आयन मूवमेंट पड़ी है। उसके साथ साथ जब नर्व इंपल्स क्रिएट होती है तो वहां पर भी आयंस की मूवमेंट होती है। और आपको पता है कि प्लांट्स में जब मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसलोकेशन होती है, तब भी आयंस की जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो रोल प्ले करती है। इट इज पॉसिबल कंट्रोल मैकेनिज्म, और ये पॉसिबल है। तो इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। हमने रिप्रोडक्शन की जब बात की तो आपको एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टेजेस मैंने शुरू में ही दिखा दी कि इनमें जो फोर्थ वन है, सबसे एडवांस ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं होती। तो इसके साथ साथ हम इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और हमारा आज का टॉपिक क्लोज हो जाएगा। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोस्ट स्पॉन्जेस आर मोनोइशियस। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनका मेल मेंबर अलग होता है और फीमेल मेंबर अलग होता है वो मोनोइशियस है। तो मोस्ट स्पॉन्जेस, ज्यादातर स्पॉन्जेस क्या है, मोनोइशियस है। क्या है, एक मेंबर होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। बट ये बात खत्म हो गई, दूसरी बात शुरू हो रही है। बट इंडिविजुअल स्पॉन्जेस प्रोड्यूस एग्स एंड स्पर्म्स एट डिफरेंट टाइम्स। तो क्या होता है कि एक ही इंडिविजुअल जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स पर जो एग्स हैं, एग्स और स्पर्म है, वो प्रोड्यूस होते हैं। Therefore, they do not self fertilized, लिहाजा वो सेल्फ फर्टिलाइज्ड नहीं होते। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे कि मिटोजेनेसिस, गैमीट्स का बनना, और फिर फर्टिलाइजेशन, और फिर इनकी डेवलपमेंट। सर्टेन कोएनोसाइट्स लूज देयर कॉलर्स एंड फ्लेजेला, कि जब गैमीट्स बनाने होते हैं तो बहुत से कोएनोसाइट्स अपने कॉलर्स और फ्लेजेला को डाउन कर देते हैं, लूज कर देते हैं। दे अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म फ्लैजिलेटेड स्पर्म। इनमें मियोसिस होती है, और इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, और ये गैमीट्स बनाते हैं। अदर कोएनोसाइट्स, एक ही इंडिविजुअल की बात हो रही है। अदर कोएनोसाइट्स एंड अमीबॉइड सेल्स इन सम स्पॉन्जेस अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म एग्स। तो कुछ कोएनोसाइट्स स्पर्म बनाते हैं और कुछ एग्स बनाते हैं, तो इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। एग्स आर रिटेन्ड इन मेसोहिल ऑफ द पेरेंट। तो एग की फर्टिलाइजेशन होने से पहले मेसोहिल में मौजूद है। स्पर्म सेल्स passes from one sponge through the osculum and enter an other sponge with the incurrent water. अब हमने जो मोनोइशियस के बारे में पढ़ा, और वो मेजर है, ज्यादातर मेल और फीमेल अलग होते हैं। तो क्या होता है कि एक में हमने मोनोइशियस को पढ़ रहे हैं, एक इंडिविजुअल में स्पर्म बन गए, एक में एग बन गए। एग कहाँ है, मेसोहिल में मौजूद है। स्पर्म्स और वहां से रिलीज होंगे, ऑस्क्यूलम से होते हुए पानी मेरीन वाटर में आ जाएंगे। आसपास जो भी हमारे पास स्पॉन्ज मौजूद है, फीमेल जिनमें एग है, तो वहां वो रीच करेगा, ऑस्ट्रिया से वो बॉडी के अंदर एंटर होगा। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है। स्पर्म्स आर ट्रैप्ड बाय कोएनोसाइट्स, कोएनोसाइट की मदद से ट्रैप किया कर दिए जाते हैं, और sperm is covered into a vacuole in coenocytes। vacuole के गिर्द उसकी कवरिंग कर ली जाती है उसको स्टोर करने के लिए। द कोएनोसाइट लूज देयर कॉलर एंड फ्लेजेलम एंड बिकम अमीबॉइड सेल्स, और ये फिर कन्वर्ट हो जाता है अमीबॉइड सेल में। इट ट्रांसपोर्ट स्पर्म इनटू द एग्स एंड जाइगोट इज फॉर्म। फर्टिलाइजेशन हो जाती है और जाइगोट बन जाता है। तो डेवलपमेंट में अर्ली डेवलपमेंट अकर इन द मेसोहिल, मेसोहिल में होती है। क्लीवेज अकर्स इन जाइगोट, जाइगोट में क्लीवेज होती है। अ फ्लैजिलेटेड लार्वा स्टेज इज फॉर्म्ड, लार्वा बन जाता है। और दीज लार्वा में भी पेरेनकाइमा लार्वा, दैट इज पेरेनकाइम्यूला लार्वा, एंड इसको हम और नाम भी दे सकते हैं, जिसको हम कह रहे हैं एम्फीब्लास्टुला लार्वा। द लार्वा बिकम्स फ्री, फ्री हो जाता है। और इसमें क्या होता है, स्पॉन्जेस में सिर्फ लार्वल स्टेज ही फ्री होती है, बाकी ये पूरी लाइफ जो है
वो अटैच सरफेस अटैच होकर गुजारते हैं। द लार्वा बिकम फ्री, द वाटर कैनॉट कैरी द लार्वा आउट ऑफ द पेरेंट स्पॉन्ज, पेरेंट स्पॉन्ज से ले जाता है। इट फ्रीली स्विम फॉर 2 days, 2 दिन ये घूमता रहता है, सैर करता है। देन द लार्वा सेटल्स, बैठ जाता है कहीं पर ऑन द सबस्ट्रेट, अपनी सरफेस पर, एंड डिवेल्प्स इनटू द एडल्ट बॉडी फॉर्म, और वहीं अटैच होकर अपनी डिवेल्प बॉडी फॉर्म बनाता है और अगली नस्ल के लिए उसका नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो हमारे पास गेम्यूल फॉर्मेशन, क्या है गेम्यूल, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। Asexual reproduction takes place by gamule formation. Gamule is a resistant capsule containing masses of amoeboid cells. तो सिंपल सी बात है कि एक रेजिस्टेंट कैप्सूल जिसमें अमीबॉइड सेल्स होते हैं। द पेरेंट स्पॉन्ज डाई इन द विंटर, सर्दियों में जो पेरेंट स्पॉन्ज होता है वो मर जाता है। एंड इट रिलीजेस गैम्यूल्स, गैम्यूल्स रिलीज कर देता है। और गैम्यूल्स कैन सर्वाइव बोथ इन फ्रीजिंग एंड ड्राई कंडीशंस। तो ये तो बहुत अच्छे सर्वाइवल है कि चाहे वो फ्रीजिंग और ड्राई कंडीशन हो, ग्लैम्यू जो हमारे पास गैम्यूल है वो एक्टिव रहता है। द कंडीशंस बिकम फेवरेबल इन द स्प्रिंग, जब बाहर में मौसम अच्छा होता है। नाउ द अमीबॉइड सेल्स कम आउट थ्रू अ टाइनी ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो इसी गैम्यूल में एक स्मॉल ओपनिंग है जिससे अमीबॉइड सेल्स बाहर आते हैं। इट डेवलप इनटू अ स्पॉन्ज। तो इनमें तो बेस्ट सर्वाइवल है। तो इसके साथ साथ इनमें रीजनरेशन भी होती है। सम स्पॉन्जेस पोजेस ग्रेट पावर्स ऑफ रीजनरेशन, इनमें बहुत अच्छी पावर होती है रीजनरेशन की। पोर्शंस ऑफ स्पॉन्जेस आर कट आर ब्रोकन, तो स्पॉन्जेस के जो पार्ट कट हो जाते हैं, द ब्रोकन पीसेस फॉर्म न्यू स्पॉन्जेस। तो इसके साथ साथ ये एज अ बडिंग को मेंशन किया जा रहा है कि जो पोर्शंस हमारे पास स्पॉन्जेस के कट जाते हैं वो फिर से नए स्पॉन्ज बना देते हैं मुकम्मल तौर पर। तो हमारा आज का टॉपिक कुछ लेंथी हो गया, वो इसलिए क्योंकि हमने कंप्लीट फाइलम पढ़ा है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स देते हैं, तो अगर हम तमाम टॉपिक्स की डीप स्टडी करेंगे तो ही हम फ्यूचर में कामयाब होंगे। अदरवाइज अगर आप इन चीजों को लाइट लेकर 4 डेफिनेशंस याद करके समझते हैं कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे, शायद आपकी एजुकेशन कंप्लीट तो हो जाए लेकिन आप नॉलेज लेस होंगे और आपकी कोई वर्थ नहीं होगी। इसलिए आप जो है डीप स्टडी करें, तमाम टॉपिक्स को डीप पढ़ें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप फुल ऑफ नॉलेज होंगे, और जिसके पास नॉलेज होता है वो कभी नाकाम नहीं होता। तो मेरी दुआ है आप सबकी कामयाबी के लिए। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।